बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मेरी आवाज़ आ रही थी आप लोगों को? जी कंफर्म कर दे, पूछो इससे। जी उसामा आवाज़ आ रही है? मोहम्मद अकबर बता दे जी। जी सर, आवाज़ आ रही है। ओके थैंक यू, क्लोज करो जी। अच्छा जी, जो हमने कल पढ़ा इसमें किसी का कोई मसला कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके ओके फाइन। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंस, ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं, इनको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किस वैल्यू के ऊपर मेजर करना है, उसके लिए डिफरेंट बेसिस यूज होती हैं। उनमें से सबसे पहली बेस जो है वो क्या है? सबसे पहली बेस जो है वो है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। हमने पढ़ा है पीछे कि जी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के तहत बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके अंदर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, या कंपलसरी है, अब एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जिन्हें हमने फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करना होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस के एलिमेंट हैं आपके लेवल के ऊपर, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत ही रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ उसने लिखा हुआ है कि सम टाइम जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बजाय हम उसको जो है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके भी डिस्काउंट रेट के साथ वो यूज़ कर लेते हैं। तो पहली हमने जो बेस पढ़ी थी वो थी हिस्टोरिकल कॉस्ट। आगे चलो जी। अच्छा जी, अब अगली जो बेस है जिसके ऊपर हम एसेट्स या लायबिलिटी को वैल्यू किया जा सकता है, हम करते हैं नहीं करते, ये बात की बात है कि किन स्टैंडर्ड्स के अंदर किन वैल्यूज़ के ऊपर हम एसेट और लायबिलिटीज़ को बेस करते हैं। मैंने आपको बार बार बता दिया कि हमारे सिलेबस में मोस्टली तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं उनको जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही मेजर किया जाता है, मासवाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जिनके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम उन्हें फेयर वैल्यू पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने इसकी ना प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पे नहीं जाना। अभी जब मैं करंट वैल्यू बताने लगा हूं तो सोचना है कि ये वाली एक वैल्यू भी हो सकती है। करंट वैल्यू मेजर्स provide monetary information about asset and liabilities and related income and expenses। ठीक है, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन ही है ये भी, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी मॉनेटरी इंफॉर्मेशन थी। यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट। लेकिन इसमें हम करते क्या हैं, जो कंडीशन मेजरमेंट डेट को होती है हम उन्हें यूज करते हुए वो जो मॉनेटरी वैल्यू उसे अपडेट करते हैं, ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी हम जो है उसकी अपडेशन करते हैं। बिकॉज ऑफ द अपडेटिंग करंट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज रिफ्लेक्ट चेंजेस सिंस द प्रीवियस मेजरमेंट डेट। तो कहता है जी वो जो चूंकि हमने रिपोर्टिंग डेट को जो कंडीशंस होती हैं उनकी बेस के ऊपर हमने देखना होता है, तो लिहाजा जो ओपनिंग पिछले साल क्लोजिंग डेट के ऊपर जो कंडीशन थी वो और इस साल की जो कंडीशन है अगर वो चेंज होती हैं तो वो मेजरमेंट एसेट और लायबिलिटी की भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। measurement date in estimate of cash flows and other factors reflected in those current values। ऑब्वियसली ये फैक्ट क्यों आता है कि उससे जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो आने हैं, डिस्काउंट रेट है, ये सारे के सारे जब चेंज हो जाते हैं तो अल्टीमेटली जो ओपनिंग डेट को जो वैल्यूज थी और क्लोजिंग डेट को जो वैल्यूज थी वो आपस में चेंज हो जाएंगी। अनलाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट, द करंट वैल्यू ऑफ एन एसेट or liability is not derived even in part from the price of the transaction and other event that gave rise to the asset or liability। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट किसी एसेट की जो प्राइस है उससे डिटरमिन की जाती है, लेकिन करंट वैल्यू का प्राइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक आज बैलेंस शीट डेट अगर है 30 जून है तो 30 जून को जो रेलेवेंट कंडीशंस हैं उनके ऊपर इसका इन्हिसार है, और जब ये एक दफा करंट वैल्यू में आ जाएंगे तो अगले साल फिर अगले साल की जो कंडीशंस होंगी बैलेंस शीट डेट को उसके ऊपर इन्हें मेजर किया जाएगा, ठीक है।
तो मेन डिफरेंस जो है वो दोनों के अंदर क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो प्राइस बेस्ड है और करंट वैल्यू जो है वो रिपोर्टिंग डेट को जो कंडीशंस हैं ये कंडीशन बेस्ड है, ठीक है। करंट वैल्यूज मेजर बेसिस इंक्लूड फेयर वैल्यू। अब करंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है, इसका एक तरीका फेयर वैल्यू है, एक वैल्यू इन यूज है और एक करंट कॉस्ट है, ठीक है। हम ये जो फेयर वैल्यू भी पढ़ेंगे इस सिलेबस के अंदर, वैल्यू इन यूज भी पढ़ेंगे इस सिलेबस के अंदर, ठीक है। और करंट कॉस्ट तो एक वैसे ही सिंपल सी बात है जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू का क्या मतलब है। फेयर वैल्यू का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में देखें दो मेन बेसिस हैं, क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू। करंट वैल्यू को डिटरमिन करने के आगे तीन तरीके हैं, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और करंट कॉस्ट, ठीक है। तो फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू किसी भी एसेट की वो वाली प्राइस है जो अगर आज कोई हमारी वो चीज खरीदता है तो वो हमें कितने पैसे देने के लिए तैयार है, वो वाली वैल्यू जो है वो फेयर वैल्यू कहलाती है, ठीक है। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी, ठीक है। आप एसेट ज़ाहिर है लायबिलिटी को भी हम सेटल कर सकते हैं, एसेट को भी हम खरीद सकते हैं। अगर मैं लायबिलिटी की फेयर वैल्यू मालूम कर रहा हूं तो वो कैसे होगी कि आज इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। मतलब एक क्रेडिटर है, अगर आज मेरे साथ कोई बंदा मुझे डिस्काउंट कर देता है, लाइक फर्ज कर लें वो कहता है यार मैंने आपसे 5 लाख रुपया लेना है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं, कंडीशन ऐसी हो गई हैं कि वो बंदा मेरे साथ 3 लाख रुपए के ऊपर एग्री हो गया है, तो इसकी 3 लाख रुपया उस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू होगी। आमतौर पर लोग फेयर वैल्यू की एक्सप्लेनेशन जो है वो एसेट को बेस करके करते हैं, लेकिन लायबिलिटीज की भी फेयर वैल्यू होती है। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एसेट की फेयर वैल्यू के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगी, ठीक है। तो लेकिन लायबिलिटीज की भी फेयर वैल्यू होती है। तो एसेट को अगर ज़हन में रखें तो डेफिनेशन जरा ज्यादा आसान हो जाती है कि वो वैल्यू जिसके ऊपर एक एसेट बिकने के लिए हम बिक सकता है या कोई बंदा खरीदने के लिए तैयार है ऐसा कह लें, तो वो उसकी फेयर वैल्यू कहलाएगी। इन एन ऑर्डनरी ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट, ऑर्डनरी ट्रांजैक्शन है, किसी दबाव के तहत, किसी मजबूरी के तहत, कोई फोर्स्ड वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। जो मार्केट पार्टिसिपेंट से मुराद है कि मार्केट के अंदर मैं ये रोस्टम अगर आज बेचना चाहता हूं तो इसकी बुक्स के अंदर कैरिंग वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर आ रही होगी, पता नहीं कितनी आ रही होगी, लेकिन अगर आज कोई बंदा इसको इतने का खरीदने के लिए, फर्ज करें ये मैंने खरीदा था 10,000 का, ये डेप्रिसिएट हो के इसकी कैरिंग वैल्यू जो है मेरी बुक्स में आ रही है ऐसे 7,000, लेकिन आज अगर कोई बंदा इसको 8,000 का खरीदने के लिए तैयार है तो इसकी फेयर वैल्यू 8,000 है। कोई 5,000 का खरीदने के लिए तैयार है तो इसकी फेयर वैल्यू जो है वो 5,000 है। हमने फेयर वैल्यू को इनकॉर्पोरेट हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग के अंदर। कैसे कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 पर जब जाएंगे। अब हमने ये पहले थ्योरी इसीलिए पढ़ी है कि जब हम वो जाएं तो हमें पता हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली ये फेयर वैल्यू इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग द करंट वैल्यू एंड करंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो क्लोजिंग डेट को जो एसेट की वैल्यू हम जो उस मौजूदा कंडीशन है उनके तहत डिटरमिन करते हैं। उस डिटर्मिनेशन के तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन इज फेयर वैल्यू, तो जो एसेट हैं हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैं उनको हम फेयर वैल्यू पे डिफाइन कर सकते हैं। फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द प्रोस्पेक्टिव ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। Fair value reflect the perspective of market participants in a market to which the entry has access। कहता है जी ये जो फेयर वैल्यू ये डिपेंड करती होती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, ठीक है। वो पार्टिसिपेंट जो कि उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाए। पार्टिसिपेंट से मतलब है कि कोई वो बंदा जो इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। द एसेट और लायबिलिटी इज मेजर्ड यूजिंग द सेम assumption that market participants would use when pricing the asset or liability if those market participants act in their economic best interest। the asset और liability मैंने बताया कि उसकी भी फेयर वैल्यू होती है, लेकिन आप इसको लर्न करने के लिए एसेट के साथ लेके पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से ये आपको समझ आ जाएगी। the asset is measured using the same assumptions that market participant would use when pricing the asset, कि हम उन्हीं बेसिस के ऊपर इसकी मार्केट प्राइस डिटरमिन करेंगे जिन बेसिस के ऊपर मार्केट पार्टिसिपेंट
इस तरह की किसी चीज को प्राइस करते हैं, यानी जो उसका रेट लगाते हैं जितने में वो खरीदने के लिए तैयार हैं। इफ दोज मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्ट इन देयर इकोनॉमिक बेस्ट इंटरेस्ट, अगर वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट, ऐसे नहीं है कि यार मैंने कौन सा खरीदना है, ठीक है, तो मैं कह दूं कि जी ये 15,000, कैसे नहीं है। अगर वो ऐसी चीज खरीदना चाहें तो वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में जितने की वो चीज खरीदेंगे, जितने की ऐसी चीज को प्राइस करेंगे, वो उसकी फेयर वैल्यू कहलाएगी। इन सम केसेस fair value can be determined directly by observing prices in an active market। कहता है सम केसेस में अब ये प्राइस फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी, एक्टिव मार्केट प्राइस देख लें उससे डिटरमिन हो जाएगी। इन अदर केसेस इट इज डिटरमिन इनडायरेक्टली यूजिंग मेजरमेंट टेक्निक, ठीक है, इट इज डिटरमिन इनडायरेक्टली यूजिंग मेजरमेंट टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो बेस्ड मेजरमेंट टेक्निक्स रिफ्लेक्टिंग ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स। और कुछ केसेस के अंदर ये डायरेक्ट इसकी मार्केट प्राइस को फेयर वैल्यू ले सकते हैं, उससे डिटरमिन की जा सकती है। और कुछ केसेस के अंदर इनडायरेक्टली, फिर हम कुछ केसेस के अंदर हम इसकी फेयर वैल्यू इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे, यूजिंग टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो बेस्ड मेजरमेंट टेक्निक रिफ्लेक्टिंग ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि कैश फ्लो की जो टेक्निक है एक, उसकी बेस के ऊपर हम इसकी फेयर वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं। उस कैश फ्लो टेक्निक के अंदर क्या क्या शामिल होगा, estimate of future cash flows, possible variations in the estimated amount or timing, कि उन कैश फ्लो के अंदर क्या चेंजेस हो सकती हैं, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, ये जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो, द प्राइस फॉर बीइंग, अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट होता है वो भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड अदर फैक्टर, फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड टेक दोज फैक्टर इनटू अकाउंट, और लिक्विडिटी जो है मार्केट की जो है उसको भी, ये वो आपने ऐसा करना नहीं है, उसने बता दिया कि फिर वैल्यू डिटरमिन करते हुए या तो सीधी उसकी प्राइस मार्केट की ली जा सकती है या कैश फ्लो बेस्ड कैलकुलेशन भी की जा सकती है। जब कैश फ्लो बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे तो फ्यूचर कैश फ्लो का एस्टिमेट मद्देनजर रखेंगे, उसके अंदर जो वेरिएशन आ सकती है उसको भी कंसिडर करेंगे, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन रेट को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है, और अनसर्टेनिटीज जो हैं उनका भी एक एलिमेंट देखेंगे कि अच्छा यार मैंने, इसका क्या मतलब है कि मैंने एस्टिमेट किया अगले साल मुझे इससे 5,000 का फायदा होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी है कि यार कोविड शोविड है, शायद मैं इसका इतना फायदा इस्तेमाल ना कर सकूं, तो लिहाजा 5,000 नहीं है, मैं इससे 3,000 का, तो ये इस तरह अनसर्टेनिटीज के लिए उसे हमने एडजस्ट करना है। और इसके अलावा कोई और भी फैक्टर हो सकता है। तो ये बेसिकली वो फैक्टर हैं, जब फेयर वैल्यू कैश फ्लो बेस्ड होती है तो ये वाले फैक्टर उस कैश फ्लो बेस्ड फेयर वैल्यू को डिटरमिन करने में कंसिडर किए जाते हैं। आगे चलिए। The factors mentioned earlier include the possibility that a counterparty may fail to fulfill its liability to the entity, or that the entity may fail to fulfill its liability on credit risk। यानी कहता है कि जी ये जो फैक्टर हमने पहले पीछे डिस्कस करके आए हैं, इंक्लूड द पॉसिबिलिटी, कहता है जी इसके अंदर जो हम अनसर्टेनिटीज की बात कर रहे हैं उसके अंदर कहता है जी किस तरह की अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जी किसी पार्टी का क्रेडिट रिस्क या हमारा क्रेडिट रिस्क। पार्टी का क्रेडिट रिस्क जो है उसे सिंपल क्रेडिट रिस्क कहते हैं, और जो हमारा रिस्क होता है उसे ऑन क्रेडिट रिस्क कहते हैं। पार्टी के क्रेडिट रिस्क से क्या मुराद है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना कर सके, और ऑन क्रेडिट रिस्क से क्या मुराद है कि इस बात के कितने चांसेस हैं जब हम लायबिलिटी की सेटलमेंट फेयर वैल्यू पे करते हैं तब वो ऑन क्रेडिट रिस्क यूज होता है, कि हम इस बात के कितने चांसेस हैं कि हम अपनी कमिटमेंट पूरी ना कर सकें, ठीक है, तो उसे भी हमने मद्देनजर रखना है, यानी क्रेडिट रिस्क को भी कंसिडर करना है, वो जो पीछे उसने अनसर्टेनिटीज की बात की। बिकॉज फेयर वैल्यू इज नॉट डिराइव्ड इवन इन पार्ट from the price of the transaction or other event that gave rise to the asset or liability। कहता है कि जी ये प्राइस से डिटरमिन नहीं की जा सकती, कि अगर मैं वैसी चीज खरीदने लगा हूं उससे ये डिटरमिन नहीं होनी। जो मैंने पीछे प्राइस की बात की है ना, वो ये है कि कोई बंदा इस चीज को कितने का खरीदने के लिए तैयार है, मैं मतलब एंटिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मैंने फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो ये अगर फर्ज करें मेरी एंट्री है, ये रोस्टम है, मैंने इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो मैंने ये देखना है कि कोई इसे कितने का खरीदने के लिए तैयार है। मैंने ये नहीं देखना कि मैंने अगर नया खरीदना है तो मैंने अगर इसे खरीदना है तो मुझे कितने का मिलेगा। तो ये बात उसने लिखी हुई है कि बिकॉज फेयर वैल्यू इज नॉट डिराइव्ड इवन इन पार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट that gave rise to the asset or liabilities, fair value is not increased by the transaction cost incurred when acquiring the asset
and is not decreased by transaction cost incurred when the liability is incurred or taken on। ठीक है, कहता है जी जब हम जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हमने इसमें शामिल नहीं करनी। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है कि इसकी एक अपनी वैल्यू तो है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए कहता है कि जी अगर हम मुझे कोई एक्सपेंस करना पड़ता है जिसे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, या किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व करना पड़ता है जो कि मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकती है उसकी फी, तो उसे हमने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इन एडिशन फेयर वैल्यू डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड ऑन द अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ द एसेट, और इस एसेट की डिस्पोजल के ऊपर अगर कोई कॉस्ट आएगी तो वो भी हमने इसकी फेयर वैल्यू के अंदर डिटरमिन नहीं करनी। तो ये करंट वैल्यू कैलकुलेट करने का पहला मेथड क्या था, फेयर वैल्यू। सिंपल चीज ये है, हमारे सिलेबस में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फेयर वैल्यू यूज होगी। वो किसी एसेट की वो वाली वैल्यू है जिसके ऊपर हमारे सिलेबस के अंदर लायबिलिटी की फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन का कोई सीन नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है ये थ्योरी है, इसके अंदर हमें उसको उस तरह से लेके चलना है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू वो वाली वैल्यू होगी जिसके ऊपर वो एसेट हमसे कोई खरीदने के लिए तैयार होगा। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर जो इसका रेट लगेगा। हाँ, इस फेयर वैल्यू को ये प्राइस बेस्ड फेयर वैल्यूएशन होगी, और अगर कैश फ्लो फेयर वैल्यू है तो फिर हम इसका कैश फ्लो फ्यूचर निकालेंगे, वो पीछे जो सारे फैक्टर लिखे हैं उनके साथ उस कैश फ्लो को एडजस्ट करेंगे, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी इन्फ्लेशन रेट और रेट ऑफ डिस्काउंट रेट के साथ फिर उसकी डिस्काउंटिंग करके फेयर वैल्यू निकालेंगे, जो कि अभी फिलहाल जो है वो हम यूज किसी जगह नहीं करेंगे। हाँ, वैल्यू एंड यूज जो है एंड फुलफिलमेंट वैल्यू, ये हमारी यूज होगी एक चैप्टर के अंदर। ये वैल्यू एंड यूज होगी उसके अंदर अपना जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स वाला चैप्टर है। हैं नहीं, IFRS 15 में नहीं, ये भी ये भी 16 में यूज होगी वैल्यू एंड यूज जो है। एनीवेज, जब आगे हम पढ़ेंगे तो इसका हम बता देंगे कि किस जगह पर ये वैल्यू एंड यूज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यार हम हाँ, इम्पेयरमेंट के अंदर हमारे सिलेबस में इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है IS 36, उसके अंदर वैल्यू एंड यूज का जो है वो इस्तेमाल होगा। वैल्यू एंड यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज or other economic benefit that an entity expect to derive from the use of an asset and from its ultimate disposal। के वैल्यू एंड यूज का मतलब क्या है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, कि जो एक एंटिटी एसेट को इस्तेमाल करने से समझती है कि उसे मिलेंगे। ठीक है, ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इंक्लूडिंग द डिस्पोजल वन, कि जी आज ये अगर एसेट है, इसको मैं अगर इस्तेमाल करूंगा, आने वाले ये 5 साल इस्तेमाल रहेगा, 5 सालों में मुझे जो बेनिफिट इससे होगा उसको कैश फ्लो टर्म में कन्वर्ट करना, पहले तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, मशीन जो इस्तेमाल होती है उससे हमें फ्यूचर में कैश बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट कैलकुलेट करना है, और फिर हम कहते हैं जी इतने साल बाद हमने इसे बेच देना है। वो जो हम बेचेंगे वो कैश फ्लो भी तो हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे कि जी ये जो आज फर्ज करो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, इसमें मुझे 5,000 रुपया बचेगा, कैश फ्लो आएगा इस मशीन के इस्तेमाल से। ठीक है, 8,000 आएगा, 10,000 आएगा, 12,000 आएगा, 15,000 आएगा, 15,000 आएगा 5वें साल, और प्लस 5,000 का ये एसेट बिक भी जाएगा। ठीक है, तो आखिरी साल का कैश फ्लो 20 हो जाएगा, ये 12, ये 10, ये 8, ये 5, इन सब को मैं जब इधर टाइम जीरो पे ले आऊंगा, ये टाइम जीरो है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, ये सारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, तो वो क्या होगी, वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, और फ्यूचर कैश फ्लोज की वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताई। Fulfillment value is the present value of the cash or other economic resources that an entity expects to be expects to be obliged to transfer as it fulfills the liability। ये जो fulfillment value है ना, जैसे एसेट की वैल्यू इन यूज है, लायबिलिटी की फुलफिलमेंट वैल्यू होती है, कि जी मैं ये कहता हूं कि जी मैंने ये जो लायबिलिटी सेटल करनी है, तो फ्यूचर के अंदर मैं कितने कितने पैसे पे करूंगा कि ये लायबिलिटी, जैसे एक लीज के ऊपर हम एसेट ले लेते हैं। ठीक है,
तो हमें पता होता है कि जी मैंने अगले साल इतने पैसे देने, उससे अगले साल इतने देने, उससे अगले साल इतने देने, उससे अगले साल इतने देने, तो मैं उसके भी फ्यूचर कैश आउटफ्लोज हो गए, उन आउटफ्लोज को मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, तो वो वाली जो वैल्यू बनेगी वो क्या कहलाएगी, फुलफिलमेंट वैल्यू कहलाएगी ऑफ द लायबिलिटी। समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। फुलफिलमेंट वैल्यू is the present value of cash or other economic resources that an entity expect to be obliged to transfer as it fulfills a liability। एक liability को fulfill करने के लिए जो कैश और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हम ट्रांसफर करेंगे, उसको हम उसके टोटल को प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जब कन्वर्ट कर लिया जाए तो उसके टोटल को हम फुलफिलमेंट वैल्यू कहते हैं। दोज अमाउंट्स ऑफ कैश और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज include not only the amounts to be transferred to the liability counterparty, but also amounts that the entity expect to be obliged to transfer to other parties to enable it to fulfill the liability। वो कहता है कि अगर इसके अंदर कोई ऐसी पार्टी इन्वॉल्व है जिसको कि हमने लायबिलिटी की सेटलमेंट करने के लिए एक तो डायरेक्ट उस पार्टी को पेमेंट देनी है, और अगर उसके अलावा भी कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है, उस लायबिलिटी की सेटलमेंट के लिए हमें कोई बीच में कोई पार्टी इन्वॉल्व और करनी पड़ती है, उसको भी जो पेमेंट करेंगे वो भी कलेक्टिवली क्या है, वो भी उसकी फुलफिलमेंट वैल्यू कहलाएगी। उसको बुलाना जरा अरहम को, इसको। ओके, तो ना सिर्फ जो लायबिलिटी की वैल्यू है वो, बल्कि जो लायबिलिटी पे करने के लिए अगर कोई दरमियान में कोई पार्टी इन्वॉल्व होती है तो उसे भी हमने कंसिडर करना है। हेलो, 97.9, ठीक है, सॉरी। ओके, तो मतलब एसेट की वैल्यू इन यूज कैसे है, फ्यूचर कैश फ्लोज उसकी प्रेजेंट वैल्यू। लायबिलिटी की वैल्यू को वैल्यू इन यूज नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमने यूज नहीं करनी होती लायबिलिटी, उसे फुलफिल करना होता है, तो उसे फुलफिलमेंट वैल्यू कहते हैं। तो फ्यूचर कैश आउटफ्लोज जो डायरेक्टली उस पार्टी को हो या कोई इंटरमीडियरी हो उसको भी किए जाएं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे तो वो फुलफिलमेंट वैल्यू बन जाएगी। बिकॉज वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू are based on the future cash flows, they don't include transaction costs incurred on the acquiring of an asset or taking on a liability। जाहिर है ये फ्यूचर बेस्ड है, तो जो कॉस्ट हमारी इनकर हो चुकी हुई है इसको एक्वायर करने में एसेट में, उसको हम यूज नहीं करें क्योंकि वो पास्ट हो चुका है, या किसी लायबिलिटी को इनकर करने में जो कॉस्ट लगी है वो पास्ट हो चुका है, और ये वैल्यू इन यूज या फुलफिलमेंट वैल्यू है टोटली तौर पर फ्यूचर बेस्ड है, तो वो उसे हम यूज नहीं करेंगे। वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू reflects anti-specific assumption rather than assumptions by market participants। ठीक है, इसके लिए तो फेयर वैल्यू के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो लगाया हुआ रेट है वो यूज किया जाता है, वहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट का जो रेट है वो असम्पशन के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर एंटिटी की अपनी असम्पशन यूज की जाती है कि मुझे इससे इतना कैश फ्लो होगा, लाइक दिस, मुझे इतना बेनिफिट पहले साल होगा, इतना दूसरे साल होगा, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी अल्टीमेटली हमारी अपनी असम्पशन है, मार्केट पार्टिसिपेंट की असम्पशन इसमें यूज नहीं होंगी। नेक्स्ट, वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली एंड और डिटरमिन यूजिंग कैश फ्लो बेस्ड मेजरमेंट टेक्निक्स। ठीक है, ये जो कैश फ्लो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं डायरेक्टली, उनकी बेस के ऊपर हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू रिफ्लेक्ट द सेम फैक्टर डिस्क्राइब्ड फॉर फेयर वैल्यू अर्लियर, बट फ्रॉम एन एंटी स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिव रादर देन फ्रॉम मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है, कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट, ये मैंने अभी आपको बात बताई, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, हमने एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। जो कन्वेंशनल कैश फ्लो टेक्निक्स हैं वो नहीं यूज करनी, हमने अपने एसेट कैश फ्लो ही यूज करना है, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस को यूज करना है कि जी हमारे हिसाब से कैश फ्लो जो है वो कितने निकलेंगे। आगे चलो, उसके बाद तीसरी मेजरमेंट आ गई जो इसकी करंट वैल्यू की है, वो है करंट कॉस्ट। करंट वैल्यू की तीसरी मेजरमेंट, पहली मेजरमेंट फेयर वैल्यू, दूसरी मेजरमेंट
वैल्यू इन यूज और फुलफिलमेंट वैल्यू, वैल्यू इन यूज एसेट के लिए, फुलफिलमेंट वैल्यू लायबिलिटी के लिए, और तीसरी मेजरमेंट है करंट कॉस्ट। द करंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट एट द मेजरमेंट डेट कंप्राइजिंग द कंसिडरेशन दैट वुड बी पेड। फर्क क्या है कि वहां पर मैंने ये सोचा था फेयर वैल्यू के अंदर कि ये मेरा एसेट कितने का बिक सकता है, यहाँ पर कॉस्ट लिखा हुआ है, इस बात को याद रखना, ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब है कि मैंने अगर इसे आज खरीदना हो तो मुझे कितने का मिलेगा। दोनों बातें फर्क हैं कि फेयर वैल्यू के अंदर मैंने इसे बेचना है तो जी कितने का बिकेगा, वैल्यू इन यूज में इसके कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और अल्टीमेटली करंट कॉस्ट के अंदर के अगर मैंने आज इसे खरीदना है तो मैं कितने का खरीदूंगा, ये क्या कहलाएगी, इसकी करंट कॉस्ट कहलाएगी। द करंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट एट द मेजरमेंट डेट। इक्विवेलेंट एसेट का मतलब है इस जैसा ही। ठीक है, जिस दिन मैं मेजर कर रहा हूं वो मुझे कितने का मिलेगा। डेट वुड बी पेड एट द मेजरमेंट डेट प्लस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड एट दैट डेट। ठीक है, और उसकी कोई जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कोई कमीशन देना है, जितने भी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट हैं जो उसके ऊपर इनकर होनी है, तो वो उसकी करंट कॉस्ट कहलाएगी। द करंट कॉस्ट, इसको हम यूज नहीं करते। ठीक है, हम यह फेयर वैल्यू यूज करते हैं, हम इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे वहां वैल्यू इन यूज करते हैं। ठीक है, और हमारा सारी डिस्कशन एसेट से रिलेटेड है, लायबिलिटी से रिलेटेड, हमारे सिलेबस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हम सारी अकाउंटिंग में ही यूज करते हैं। द करंट कॉस्ट ऑफ ए लायबिलिटी is the consideration that would be received for an equivalent liability at the measurement date minus the transaction cost that would be incurred at that date। liability की जो करंट कॉस्ट क्या है कि जी अगर आज मैं यही उधार लेना चाहूं, लायबिलिटी तो उधार से ही राइज होती है ना, ऑब्लिगेशन, तो आज मुझे कितने का मिलेगा, उसमें से माइनस कर दूं अगर मेरी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई है तो वो क्या ये चीज मुझे कितने की मिलेगी, ये मैंने जो चीज उधार ली है आज कितने की मिलेगी। करंट कॉस्ट लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एन एंट्री वैल्यू। ठीक है, करंट कॉस्ट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की वैल्यू है कि जी हमने उसके ऊपर एंट्री करनी होती है जहां पर ये यूज होगी। इट रिफ्लेक्ट्स प्राइसेस इन मार्केट इन विच द एंट्री वुड एक्वायर द एसेट और वुड इनकर द लायबिलिटी, कि ये इसकी मार्केट प्राइस है कि जी मार्केट के अंदर अगर मैंने आज एसेट एक्वायर करना है या मैंने लायबिलिटी कोई राइज करनी, मैंने आज उधार लेना है तो वो कितने का उधार मिलेगा, और अगर एसेट एक्वायर करना है तो वो कितने का मुझे जो है वो एसेट मुझे आज मिलेगा। इट रिफ्लेक्ट्स प्राइसेस इन द मार्केट इन विच द एंटी वुड एक्वायर द एसेट और वुड इनकर द लायबिलिटी। हेंस इट इज different from fair value in use, fair value in use and fulfillment value, which are exit values। ये जो fair value है, ये fair value काट दें। ठीक है जी, बल्कि fair value भी रहने दें, एक्चुअली होना ये चाहिए, मैं बताता हूँ ये क्या हुआ। हाँ ठीक है, अच्छा कहता है जी ये एक एंट्री वैल्यू है कि आज मैं चीज कितने की खरीदता हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी एंट्री वैल्यू होती है कि जिस पे ऊपर मैंने एंट्री करनी है, आज मैंने चीज। फेयर वैल्यू एग्जिट वैल्यू होती है, एग्जिट वैल्यू में कि मैंने इसे बेचना है तो कितने का हो। ठीक है, इसी तरह वैल्यू इन यूज भी एग्जिट वैल्यू होती है कि जी फ्यूचर के अंदर मुझे इसका कितना बेनिफिट जो है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना, हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू यूज fulfillment value, which are exit values. However, unlike historical cost, current cost reflects conditions at the measurement। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर जो है फर्क क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट में क्या फर्क है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो उस वक्त की कंडीशंस को बताता है जिस वक्त हमने वो खरीदी थी। ठीक है, करंट कॉस्ट आज की कंडीशन को बता रहा है कि आज ये चीज हम कितने, आज की कंडीशन के तहत ये चीज मैं कितने की खरीदूंगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट उस वक्त आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले मैंने चीज जो खरीदी थी वो उस वक्त की कंडीशन की रिफ्लेक्शन होती है। और करंट कॉस्ट जो है वो आज ये चीज मैं कितने की खरीदने जाऊंगा, ये इस वक्त की कंडीशन की जो है वो रिफ्लेक्शन होती है। In some cases, current cost cannot be determined directly by observing prices and in some cases, current cost cannot be determined directly by observing prices and in an active market and must be determined directly by other means। For example, if prices are available only for new asset, the
current cost of the used asset might need to be estimated by adjusting the current price of a new asset to reflect the current age and condition of the asset held by the entity। इसका मतलब क्या है? कहता है जी अगर तो पुरानी मार्केट एग्जिस्ट करती हो तो हम आज देख लेंगे कि जी ये चीज़ कितने की है, मैं अगर आज ये खरीदता हूँ तो कितने की मुझे मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसकी पुरानी चीज़ की मार्केट ना हो तो चीज़ की मैं कीमत डिटरमिन करूँगा, उसको मैं उसकी जितने साल मेरी चीज़ पुरानी होगी या उतने साल उसे पुराना करूँगा, यानी कंडीशंस और जो उसकी कंडीशन है उसके मुताबिक एज्यूम कर लूँगा, तो वो उसकी जो है वो करंट कॉस्ट बन जाएगी। लाइक अगर मैं ये रोस्टम, देखो मैं ऐसा ही रोस्टम खरीदना चाह रहा हूँ, मार्केट के अंदर इसकी मुझे प्राइस मिल सकती है कि जनाब ये इस तरह की जो पुरानी चीज़ आपको इतने की मिल जाएगी, वो तो डायरेक्ट करंट कॉस्ट आ गई। लेकिन अगर मैं मार्केट के अंदर पुरानी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसी नई चीज़ की कीमत मालूम करूँगा और उसको जितना ये पुराना है उतना पुराना कर लूँगा, डेप्रिसिएट कर लूँगा उतने साल के लिए, और फिर वो जो उसकी WDV निकलेगी वो उसकी करंट कॉस्ट बन जाएगी। ये इस पैराग्राफ के अंदर उसने लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो क्यों जी ये समझ आ गया आपको? ये जो वैल्यूज हैं जरा हैंड रेज करके बताएं मुझे। ये जो बेसिकली दो मेन मेजरमेंट टेक्निक्स हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है और दूसरी जो है वो करंट वैल्यू है, ठीक है। करंट वैल्यू के आगे फिर उसने 3 मेथड बताए हैं, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और फुलफिलमेंट वैल्यू एंड देन द करंट कॉस्ट। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्चुअली हमें क्लियर होना चाहिए, रटे मारने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में वैल्यू इन यूज भी यूज होगी और फेयर वैल्यू भी यूज होगी, ठीक है जी। क्लोज करें। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है, वो जो तीसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ डिफाइन करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ज़रा इसका पीछे से लिंक आपने बनाना है। हम जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वैल्यू एंड यूज़ के अंदर, सॉरी वैल्यू एंड यूज़ कह रहा हूँ, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर डिस्कस किए गए हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पीछे जाओ ज़रा, पीछे पीछे, बिल्कुल और पीछे, बस रुको, और पीछे, हाँ और पीछे, और पीछे। ये देखें, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज डिवाइडेड जो मैटर्स हैं हम उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन है, ठीक है। जैसे ये मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्टेटमेंट हमने अभी डिस्कशन की है, ठीक है। रिकग्निशन प्रोसेस के ऊपर हमने डिस्कशन की है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमने डिस्कशन की है, ठीक है जी। तो अब ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सिंपल चीज़ है कि क्या क्या प्रेजेंट करना है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग एंट्री एंड ये भी हम ये डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग एंट्री ने बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं अब हम ये पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। चलो ये आ गया। The conceptual framework states that there are two concepts of capital, a financial concept of capital, a physical concept of capital। इसको ना बड़े ही तवज्जो से समझना है आपने, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन समझ आने वाली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ अकाउंट्स यूज डिफरेंट कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ फाइनेंशियल कैपिटल कॉन्सेप्ट ही यूज होता है, ठीक है। द चॉइस ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑफ प्रॉफिट। मेथड है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन को अफेक्ट कर देता है, जो रियल प्रॉफिट होता है। ये जो अकाउंट्स में प्रॉफिट नजर आता होता है ये हमारा रियल प्रॉफिट नहीं होता। आगे चलो, ये देखिएगा जरा, कंसिडर द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है ये? है ना बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, ये रही या ये रही, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी या एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। ये आपका कैपिटल है, ठीक है। ये आपका क्या है? कैपिटल है, ठीक है। अब जरा आपने देखना ये है, एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है तो इक्विटी चेंज हो जाती है, लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है तो इक्विटी चेंज हो जाती है।
लाइक एनी अदर इक्वेशन चेंजेस ऑन वन साइड, ये उसने हमें कहानी लिखी हुई है कि जी एक साइड पे क्वेश्चन चेंज होगी तो दूसरी साइड पे भी चेंज होगी, मैंने भी आपको बता दिया। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इक्विटी इज इक्वल टू क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी। तो ये क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन इक्विटी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस डिस्ट्रीब्यूशंस, ये लिखा हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ड्राइंग और सॉरी ड्राइंग और फ्रेश कैपिटल के इंक्रीज इन इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी कैसे बढ़ सकती है, इक्विटी के अंदर फ्रेश कैपिटल से बढ़ सकती है, प्रॉफिट से बढ़ सकती है, ये दोनों चीजें ऐड हो गई, ये प्रॉफिट है ये फ्रेश कैपिटल है और ड्राइंग से माइनस हो गई। ठीक है, तो अगर मुझे पता हो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है और वो निकाल लिया और उसके बाद मैंने ड्राइंग और फ्रेश कैपिटल का पता हो तो मैं प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, इनमें से कोई भी फिगर मिसिंग हो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ये देखिए उसने लिखा प्रॉफिट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इक्विटी माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिविडेंड, ड्राइंग, जो मर्जी आप इसको कह सकते हैं। दिस शोज दैट द वैल्यू ascribed to opening equity is crucial in measurement of profits। कहता है जो ओपनिंग इक्विटी की वैल्यू है वो बहुत क्रूशियल फिगर है प्रॉफिट की मेजरमेंट को, क्योंकि ओपनिंग इक्विटी ने क्या करना है, ये चेंज इन इक्विटी कैलकुलेट करनी है और चेंज इन इक्विटी से हमने इंक्रीज इन इक्विटी या डिक्रीज इन इक्विटी निकालनी है और उससे फिर हम जो है वो एक्चुअली ये उसने प्रूफ किया हुआ है कि जो चेंजेस इन इक्विटी हैं ये प्रॉफिट को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। चेंजेस इन इक्विटी जो हैं ये प्रॉफिट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो चेंजेस इन इक्विटी हैं दे अफेक्ट द प्रॉफिट। ये बात ध्यान में रखते हुए अब हमने इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, यानी मॉनेटरी टर्म के अंदर हमारा कैपिटल उतना ही रहा है जितना, अगर मेरा ओपनिंग इक्विटी के बराबर मेरी इक्विटी है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और ये वो सारा करके, तो इसका मतलब है मैंने फाइनेंशियली अपना कैपिटल मेंटेन कर लिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है और फिर इसे पढ़ें जरा। With the financial concept of capital maintenance, a profit is not earned during a period unless the financial value of equity at the end of the period exceeds the financial value of equity at the beginning of the period after adjusting for equity capital raised or distribution। ठीक है, यानी जो आपने फ्रेश कैपिटल डाला वो और ड्राइंग वो निकालने के बाद हम कहते हैं कि प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं होता जब तक क्लोजिंग इक्विटी की फाइनेंशियल वैल्यू ओपनिंग इक्विटी के बराबर नहीं होती। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू, आगे चलें जरा, फाइनेंशियल वैल्यू को कैसे डिस्कस करता है। कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अब ये जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है ना, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और दूसरे को हम कहते हैं कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग जो है। ठीक है, तो मनी कैपिटल मेंटेनेंस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अंडर दिस कॉन्सेप्ट एन एंटिटी मेक्स अ प्रॉफिट when the closing equity exceeds the opening equity measured as the number of unit of currency at the start of the period. Note that this is a separate issue from asset valuation. Asset could be revalued during the period, but this would have no effect on the opening capital position। ठीक है, ये कहता है जी जब हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो वो हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करते। आपने देखा है कि वो तो जाते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सरप्लस के तौर पर। एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज यूज्ड इन कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। ये देखिएगा, ये दो चीजें हैं। मॉनेटरी फाइनेंशियल मेंटेनेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ रुपीस जो हैं वो मेरे बराबर है। यानी अगर मेरा ओपनिंग कैपिटल जो था वो फर्ज कर लें 50 मिलियन था,
तो और मेरा क्लोजिंग कैपिटल भी 50 मिलियन है, तो इसका मतलब मैंने इन नंबर ऑफ रुपीज मैंने अपना कैपिटल मेंटेन कर लिया। अगर मेरा ओपनिंग कैपिटल 50 मिलियन था, और ओपनिंग कैपिटल नहीं, ओपनिंग इक्विटी मेरी 50 मिलियन थी और क्लोजिंग इक्विटी भी 50 मिलियन आ जाती है, तो इसका मतलब है मैंने मॉनेटरी टर्म के अंदर, मनी टर्म के अंदर अपना फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन किया है। ठीक है, वो मैंने कैपिटल मेंटेन किया है। लेकिन अगर देखा जाए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाए, तो अगर मेरी ओपनिंग इक्विटी भी 50 मिलियन थी, क्लोजिंग इक्विटी भी 50 मिलियन थी, अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट लेके आऊं इसके अंदर, तो एक्चुअली मुझे लॉस हुआ है। मैं अपनी ओपनिंग इक्विटी मेंटेन नहीं कर पाया। देखें, ये पिछले साल की इक्विटी 50 मिलियन और एक साल बाद की इक्विटी ईयर वन, ये ईयर जीरो, ईयर वन की इक्विटी भी 50 मिलियन। ठीक हो गया जी। अब हम कहते हैं कि भाई मेरी जितनी ओपनिंग इक्विटी थी उतनी ही क्लोजिंग इक्विटी, इसका मतलब मैंने कोई नुकसान नहीं किया। ठीक है, मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ मैंने बिजनेस के अंदर मैंने कुछ प्रॉफिट हुआ, मैंने कुछ ड्राइंग की, कुछ फ्रेश कैपिटल मैंने डाला, तो सारा नेट रिजल्ट क्या निकला कि मेरी ओपनिंग इक्विटी और क्लोजिंग इक्विटी बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं मनी टर्म के अंदर अपना फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आज पैसे की वैल्यू वो नहीं है जो एक साल पहले थी। आज वो कितनी है वो बात का किस्सा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये चाहता हूं कि मेरा कैपिटल जितना, मेरी इक्विटी जितनी ओपनिंग थी उतनी क्लोजिंग रहे, तो मुझे ईयर वन के एंड के ऊपर ये वाली फिगर 50 मिलियन नहीं, इससे कुछ ज्यादा चाहिए। कितनी ज्यादा चाहिए वो बात का किस्सा है। ठीक है, इतनी ज्यादा चाहिए कि उसे जब मनी रेट के ऊपर डिस्काउंट किया जाए, इन्फ्लेशन रेट के ऊपर चलो कह लो डिस्काउंट किया जाए, एक साल पीछे लेके जाया जाए, तब वो 50 मिलियन आ जाए। ठीक है, तो जो मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है उसके अंदर हम इन्फ्लेशनरी इफेक्ट के बगैर कैपिटल इक्विटी का कंपैरिजन करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग का। अगर वो बराबर है या उससे ज्यादा है क्लोजिंग ओपनिंग से, या बराबर है, तो हम कहते हैं हमारा मनी टर्म के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन हो रहा है। और अगर हमारी इक्विटी जो है क्लोजिंग इक्विटी को हम डिस्काउंट करते हैं और ईयर जीरो के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तो हम, और फिर भी हमारा कैपिटल मेंटेन होता है, यानी इसे एक टाइम इंडेक्स में इन दोनों फिगर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको और इसको। ठीक है, चाहे उसे आगे ला के देख लें, चाहे इसे पीछे ले जाके देख लें। ठीक है, यानी वो ईयर जीरो की वैल्यू है, तो इसको क्या करें, इसको आज कंपाउंड करके देख लें। ठीक है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर ये वाली वैल्यू जो है उसे कंपाउंड करने से, मसलन ये बन गई 52 मिलियन, और इसको फर्ज करें 52 मिलियन आ रहा है, उसको मैंने कंपाउंड किया तो ये बन रही है 55 मिलियन। इस ओपनिंग की कंपाउंडेड वैल्यू 55 मिलियन है, इसका मतलब हमने अपना कैपिटल मेंटेन नहीं किया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, अंडर दिस कॉन्सेप्ट द एंटी मेक्स अ प्रॉफिट व्हेन इट्स क्लोजिंग इक्विटी एक्सीड्स ओपनिंग इक्विटी प्रीमियड टू मेंटेन इट्स परचेजिंग पावर। ये जो मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, इसकी कंपाउंड करके इसकी आज की वैल्यू बनाई है और इससे कंपेयर किया है, अगर वो कह रहा है कि ये इससे ज्यादा हो जाती है इस वैल्यू की जो कंपाउंड वैल्यू है, तो फिर इसका मतलब है कि हम अपना फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एन एंटी मेक्स ए प्रॉफिट व्हेन इट्स क्लोजिंग इक्विटी एक्सीड्स ओपनिंग इक्विटी pre-measured to maintain its purchasing power. This requires the opening equity to be uplifted
तो ये मैं बता रहा था कि ये जो मैंने इस 50,000 को कंपाउंड करके जो भी रेट था डिस्काउंट रेट उसके साथ कन्वर्ट किया तो ये बन गया 55 मिलियन। ईयर 1 के एंड के ऊपर मेरे इक्विटी आ रही क्लोजिंग 52 मिलियन। ये अब दोनों एक टाइम इंडेक्स के इक्विटी वैल्यूज होगी। इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो है 3 मिलियन का। ये 3 मिलियन से मैं ये एंट्री कर दूंगा। जब मैं ये एंट्री करूंगा तो अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन रिजर्व क्रिएट होगा। रिजर्व जो है पार्ट ऑफ इक्विटी होते हैं, और ये 3 मिलियन जब ऐड होगा तो मेरा ये वाला जो रिजर्व है ये 55 मिलियन के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हमने काम करना नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये जो एडजस्टमेंट टू मेंटेन ओपनिंग इक्विटी करते हैं इन रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में, तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इन्फ्लेशन रिजर्व जो है वो क्रेडिट करना है इसको हमने। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। यानी कैपिटल मेंटेनेंस के दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, एक है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की आगे दो टाइप्स हैं, एक है मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक है रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर हमने रुपयों को रुपयों से कंपेयर करना है। 50 मिलियन ओपनिंग इक्विटी थी, 52 मिलियन क्लोजिंग इक्विटी है, तो कैपिटल मेंटेन हो रहा है, कोई प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये 48 होता तो हम कहते हैं कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जो रियल कैपिटल मेंटेनेंस है उसके अंदर हमने क्या करना है कि ये जो क्लोजिंग इक्विटी है इसको या टाइम जीरो पे ले जाना है या टाइम जीरो की इक्विटी को ईयर 1 पे कंपाउंड कर लेना है। ऐसे कर लें, जीरो को कंपाउंड किया 55 बना, जो भी इन्फ्लेशन रेट उस वक्त हो रहा होगा, तो उसके बाद इसका कंपैरिजन करना है। अगर ये कंपाउंडेड वैल्यू ईयर 1 की इक्विटी से ज्यादा आ रही है, यानी क्लोजिंग इक्विटी से ज्यादा आ रही है, और ओपनिंग इक्विटी की कंपाउंडेड वैल्यू क्लोजिंग इक्विटी की वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब फिर भी ये है कि कैपिटल रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन हो रहा है। और अगर ये कंपाउंड करने के बाद फर्ज करें ये बनता है लाइक 51 और ये 52 आ रहा है, फिर भी मेंटेन हो, मतलब फिर हम कहेंगे कि ये मेंटेन नहीं हो रहा। अल्टीमेटली जैसे इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त कैपिटल मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि वैल्यू बननी चाहिए 55 और बनी हुई है 52, तो इसका मतलब कैपिटल मेंटेन नहीं हो रहा। और अगर कंपाउंडेड वैल्यू 51 बने और ये 52 बन रही है, तो इसका मतलब कैपिटल मेंटेन हो रहा है। शायद मैं पहले उलट के आ गया हूं। ठीक है, इसको मैंने कंपाउंड करके टाइम जीरो में कन्वर्ट किया। अगर ये कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ ओपनिंग इक्विटी इज ग्रेटर देन दी क्लोजिंग इक्विटी, देन कैपिटल इज बीइंग मेंटेन, इज नॉट मेंटेन, क्योंकि ये इतना आना चाहिए जबकि ये तो इतना आ रहा है। ठीक है, और अगर कंपाउंड करके ये 51 बनता है और ये 52 आ रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल मेंटेन हो रहा है। यानी कंपाउंड करने के बाद वाली फिगर जो है वो क्लोजिंग इक्विटी से कम होगी तो कैपिटल मेंटेन हो रहा है, वो ज्यादा होगी तो कैपिटल मेंटेन नहीं हो रहा। बस जी, आज हम यहां तक रहेंगे, आगे चलना जरा। कल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन भी है, ये भी अटेम्प्ट करेंगे। आगे चलो जरा, ठीक है, आगे 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 आगे, बस और आगे और आगे, बस ठीक है जी। हमारा मेरा ख्याल है कल हम इसके क्वेश्चंस पे चले जाएंगे और होपफुली अगली क्लास के अंदर जो है बस ये हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस अभी आज इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके अंदर ये मिक्सअप ना हो जाए। आप अभी ये जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक रियल फाइनेंशियल मेंटेनेंस, ये दोनों को अच्छी तरह से थ्योरी में पढ़िएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज हो रहा था जी। मोहम्मद हारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये एंट्री दोबारा बता दीजिएगा, इंटरनल लैग कर रहा था। एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट। ठीक है, और एक नुकसान हुआ है ना हमें, और इन्फ्लेशनरी रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आना 55 चाहिए था क्लोजिंग इक्विटी, मेरी इक्विटी आई है 52। इसका मतलब है 3 मिलियन का एक ऐसा लॉस है जो मॉनेटरी वैल्यू, वो इन्फ्लेशनरी लॉस है जो कि किसी जगह नजर नहीं आया। ठीक है, मैंने तो रुपयों में ही काउंटिंग की हुई है, तो मैं जब ये एंट्री करूंगा तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये 3 रुपया जो डेबिट हो जाएगा और ये एक रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी रिजर्व। तो ये रिजर्व जो है, रिजर्व तमाम इक्विटी का पार्ट होंगे। जब ये रिजर्व इसके 52 के अंदर ये 3 आएगा तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, 55 हो जाएगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पे नहीं जाना, आपने सिर्फ, आपको ये पता होना चाहिए कि रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर
अगर हमारा कैपिटल मेंटेन ना हो रहा हो तो क्या एंट्री करते हैं, वो ये एंट्री करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर कैपिटल मेंटेन हो रहा है तो फिर अल्टीमेटली हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारा कैपिटल पहले ही मेंटेन हो रहा है, ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।